आज के लेक्चर में हम लोग ग्लाइकोलाइसिस पे बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सेलुलर रेस्पिरेशन के बेसिक्स के बारे में बात की थी। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं, क्योंकि बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक्स समझ जाते हैं तो सेलुलर रेस्पिरेशन के पूरे प्रोसेस को समझ जाते हैं। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की। ये एरोबिक रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। तो पहले हम देख लेते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन से पाथवे आते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ? रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो पहला पाथवे आता है वो है ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा है लिंक रिएक्शन। तीसरा है क्रेब्स साइकिल एंड चौथा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इन सारे प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। अगर ये पूरे का पूरे प्रोसेस चलता है तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो केवल हम बात करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। तो ग्लाइकोलाइसिस जो टर्म है वो कहाँ से आया है? ये कहाँ से आया है? तो ये ग्रीक वर्ड है ग्लाइकिस, जिसका मतलब होता है स्वीट। एंड लाइसिस का मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग। और हमें पता है कि ग्लूकोज कैसा होता है? स्वीट होता है। तो उसके स्प्लिटिंग से क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल टू परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस इट ऑक्युपाइज the central position in the metabolic pathways of plants, animals and many microorganisms. अब ग्लाइकोलाइसिस जो है इसका एक दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं EMP पाथवे। ठीक है, EMP का मतलब है ये तीन साइंटिस्ट, E stands for Eden, M stands for Meyerhoff and P stands for Parnas। इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर जो ग्लाइकोलाइसिस के जो स्टेप्स हैं उसको इल्यूस्ट्रेट किया था सबसे पहली बार। तो इसलिए ये हमें क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे बोलते हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 10 स्टेप्स होते हैं। पहला जो 1 to 5 स्टेप्स है, 1 to 5 स्टेप्स, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उसमें पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस एनर्जी को लेने के लिए पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो आउट ऑफ 10 स्टेप्स जो 1 to 5 स्टेप्स है उसमें ग्लूकोज का एक्टिवेशन होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज। ठीक है, और इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो रहा है इसलिए हम इसको बोलते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग फेज, या नहीं तो हम इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम प्रिपेयर कर रहे हैं टू रिलीज एनर्जी। ये तो हो गया 1 to 5 स्टेप्स। अब 6 to 10 स्टेप्स जो है इसमें क्या होगा? एनर्जी रिलीज करेगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो इसको हम बोलते हैं एनर्जी कंजर्विंग फेज, या नहीं तो पे ऑफ फेज
फेज। ठीक है, तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, पहले हम लोग 1 to 5 स्टेप्स को देखेंगे और उसके बाद हम लोग 6 to 10 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस के जो 10 स्टेप्स हैं वो 10 के 10 स्टेप्स सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं प्रिपरेटरी फेज 1 to 5। तो प्रिपरेटरी फेज जो है वो ग्लूकोज से स्टार्ट होता है। तो प्रिपरेटरी फेज में हमने बताया था कि इट इज़ ए ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज, यानी कि ग्लूकोज का एक्टिवेशन होगा। तो पहले जो ग्लूकोज का एक्टिवेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? एटीपी के द्वारा होता है। एटीपी अपना एक फॉस्फेट डोनेट करेगा किसको? ग्लूकोज को। अपने वो कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में, और जो फॉस्फेट डोनेट किया है वो ग्लूकोज से अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है उसका नाम है हेक्सोकाइनेज, और इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत पड़ती है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज कर जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये दोनों क्या है? आइसोमर है। तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो है फॉस्फो हेक्सोज आइसोमरेज, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। और ये भी एंजाइम मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का अगेन एक्टिवेशन होता है। किसके द्वारा होगा? एटीपी के द्वारा होगा। एटीपी अपना एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज करेगा, अपने कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। ठीक है, और यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है उसका नाम है PFK1, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, और इसका भी एक्टिवेशन मैग्नीशियम आयन के द्वारा होता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ तक जो प्रोसेस हो रहा है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 स्टेप है, इसमें 6 कार्बन कंपाउंड का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। चौथे प्रोसेस में ब्रेकडाउन होता है, और ये होता है एंजाइम के द्वारा, एल्डोलेज के द्वारा। एल्डोलेज एंजाइम जो है वो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक करता है, जिसका नाम है DHAP, ये भी 3 कार्बन का है, और दूसरा है G3P, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। और ये दोनों जो है वो इंटर कन्वर्टेबल है, एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में एंजाइम आता है वो है ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज। ये हमारा जो है वो ये हो गया 4th और ये हो गया 5th, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो स्टेप्स है इसमें 6 कार्बन कंपाउंड का ब्रेकडाउन नहीं होता है। 4th में एल्डोलेज के द्वारा 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इन 5 स्टेप्स में, जिसको हम प्रिपरेटरी फेज बोल रहे हैं, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर यूटिलाइज टू एक्टिवेट द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, एक्टिवेशन हो जाने के बाद अब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो एक्टिवेटेड ग्लूकोज मॉलिक्यूल है,
वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, किसमें, पे ऑफ फेज़ में, जो कि 6 to 10 है। तो जो 6th स्टेप है वो स्टार्ट होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से, और यहाँ पे DHAP जो है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है G3P में, यानी कि हम ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ G3P ले सकते हैं। अब ये जो 6th स्टेप है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। पहला ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, किसके द्वारा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के द्वारा। यहाँ पे ATP नहीं लग रहा है, यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के द्वारा फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। दूसरा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसके थ्रू, डिहाइड्रोजनेशन के थ्रू। ऑक्सीडेशन का मतलब ये नहीं होता है केवल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो थ्रू डिहाइड्रोजनेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, और वो जो रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन यहाँ से, उसको एक्सेप्ट करने के लिए NAD+ है। NAD+ कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है वो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब हमें पता है कि अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्योंकि एक फॉस्फेट इसमें अटैच हो रहा है, इसके पास एक ऑलरेडी एक फॉस्फेट है 3rd कार्बन पे, और यहाँ से एक फॉस्फेट अटैच हो रहा है, तो 1,3 बिसफॉस्फो ग्लिसरेट ये बनता है। अब यहाँ पे क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल है तो 2 NAD+ लगेगा और 2 NADH2 बनेगा, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। और यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक और प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है हाइड्रेशन का, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी ऐड होता है। तो ये जो 6th प्रोसेस है, 6th जो स्टेप है बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रेशन हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है एंड डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, ठीक है। उससे प्रोडक्ट जो बन रहा है वो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से इसमें 2 फॉस्फेट हैं, एक फॉस्फेट निकल जाता है, पहले कार्बन पे जो फॉस्फेट जुड़ा हुआ है वो रिलीज हो जाएगा। जब फॉस्फेट रिलीज होता है तो उसको एक्सेप्ट करता है ADP और वो अपने कन्वर्ट होता है ATP में, यानी कि ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। अब यहाँ पे अगेन ये 2 मॉलिक्यूल है तो 2 ADP से 2 ATP बन जाएगा, और क्योंकि इससे फॉस्फेट निकल गया तो क्या बनेगा, 3 फॉस्फो ग्लिसरेट। पहला कार्बन का तो फॉस्फेट निकल गया तो बचा क्या, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, और ये भी एक्टिवेट होता है मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में। याद रखना है आपको कि काइनेज जहाँ पे ऐड होता है वहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होता है। काइनेज, ये एंजाइम जो काइनेज है वो फॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व है, तो ये आपको याद रखना है। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो आइसोमराइज कर जाता है और फॉर्म करता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक
ठीक है, दोनों आइसोमर है। यहाँ पे थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट है, वो शिफ्ट कर जाता है, सेकंड कार्बन पे चला जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं 2-फॉस्फोग्लिसरेट। दोनों आइसोमर है। तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, और ये भी एक्टिवेट होता है मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में। अगेन यहाँ पे म्यूटेज जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ आइसोमरेज। ठीक है, ये दोनों आइसोमर है। अब जो ये हो गया आपका 7th प्रोसेस। 8th 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो चेंज होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में जब चेंज होता है तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाएगा। यहाँ पे हाइड्रेशन हो रहा था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड हो रहा था, और यहाँ से 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाएगा। और यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम है इनोलेज। ये भी मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में ये एक्टिवेट होता है एंजाइम। फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये भी 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी ये 2 मॉलिक्यूल है, ये भी 2 मॉलिक्यूल है, और ये भी 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोइनोल पायरुवेट अब कन्वर्ट हो जाएगा। जो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है वो है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट या पायरुविक एसिड बोल सकते हैं इसको हम। लेकिन जब ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बनता है, यानी कि ये अपना एक फॉस्फेट रिलीज़ कर रहा है, तो अगेन यहाँ पे ADP है एक्सेप्ट करने के लिए, और वो फॉर्म कर जाता है ATP में। क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल है इसलिए 2 ADP से 2 ATP बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो है पायरुवेट काइनेज, और इसको एक्टिवेट करने के लिए मैग्नीशियम आयन प्लस पोटेशियम आयन की ज़रूरत पड़ती है। अब अगेन आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम काइनेज यूज़ कर रहे हैं क्योंकि फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट अपना एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज़ कर रहा है, और वो फॉस्फेट ग्रुप एक्सेप्ट हो रहा है किसके द्वारा? ADP के द्वारा, जो कन्वर्ट होता है ATP में। अब ये 10 प्रोसेस हो गया आपका, 10 स्टेप्स हो गया। जो फर्स्ट 5 स्टेप्स है उसको हम बोल रहे हैं प्रिपरेटरी फेज, और जो 6 to 10 है उसको हम बोलते हैं पे ऑफ फेज। अब पहले हम प्रिपरेटरी फेज की बात करते हैं। इसमें आपको हर एक एंजाइम जो लग रहे हैं उसका नाम याद रखना है, और कहाँ कहाँ पे मैग्नीशियम आयन लग रहा है एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रोसेस में। ठीक है, कौन सा एंजाइम ये 6 कार्बन कंपाउंड को ब्रेक करता है? तो एल्डोलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं पे ऑफ फेज की। पे ऑफ फेज में जो 7th एंड 10th स्टेप है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ATP प्रोडक्शन। यहाँ पे ATP निकल रहा है 2 ATP, यहाँ पे 2 ATP निकल रहा है। लेकिन इस तरह के ATP फॉर्मेशन को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, SLP। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या हुआ? सबस्ट्रेट का मतलब हो गया ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। इस स्टेप में ये क्या कर रहा है? एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज़ कर रहा है, तो ADP उसको एक्सेप्ट कर रहा है और ATP में फॉर्म कर रहा है। तो ऐसे ATP फॉर्मेशन को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिसमें कि सबस्ट्रेट इटसेल्फ डोनेट्स ए फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, एक और तरीके से ATP जो बनता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है। ठीक है,
जिसमें कि NADH2 NF-ADH2 का ऑक्सीडेशन होता है। तो वो एक डिफरेंट स्टेप्स में होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन हो रहा है थ्रू द सबस्ट्रेट, इसलिए हम इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन किस किस स्टेप में हो रहा है? 7 और 10th स्टेप में, ये आपको याद रखना है। और कितना ATP बन रहा है? 4 ATP बन रहा है। अगर हम प्रिपरेटरी स्टेप की बात करते हैं तो इसमें 2 ATP का कंजम्पशन हो रहा है, यानी कि टोटल ATP का प्रोडक्शन जो हो रहा है, यानी नेट ATP गेन जो हो रहा है वो 2 ATP है। 4 ATP रिलीज़ हुआ और 2 कंज्यूम हो गया, तो नेट ATP गेन क्या हो गया? 2 ATP। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मैंने सारे स्टेप्स को यूनिडायरेक्शनल बताया है, लेकिन ये यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है, कुछ कुछ स्टेप्स बायडायरेक्शनल भी होते हैं। तो कौन कौन सा स्टेप जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, उसको आपको याद रखना है। तो 1, 3, 7 और 10 ये जो स्टेप्स हैं ये यूनिडायरेक्शनल है पूरे प्रोसेस में। बाकी जो रेस्ट है वो बायडायरेक्शनल है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर आपको पूछा जाए कि क्या इसमें डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो किसी भी प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो नो डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। हाइड्रेशन कहाँ पे हो रहा है? तो 6th स्टेप पे हो रहा है। डिहाइड्रेशन कहाँ पे हो रहा है? तो 9th स्टेप में हो रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे है। इसके लिए आपको कोई भी न्यूमोनिक्स या सॉन्ग या कोई पोएम की ज़रूरत नहीं है, केवल इसको आपको 3-4 बार लिखना है पेपर पे, आप खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, मतलब आपके माइंड में सेट कर जाएगा। तो वो न्यूमोनिक्स के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, केवल कंसेप्ट को समझना है कि क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ पे ATP निकल रहा है, कहाँ कहाँ पे ATP यूटिलाइज हो रहा है, और एक चीज़ और, यहाँ पे किस प्रोसेस में NADH2 निकल रहा है और कितना मॉलिक्यूल निकल रहा है। 2 NADH2 निकल रहा है किस 6th प्रोसेस में, 6th स्टेप में। अब मैंने पहले ही बताया था कि 6th स्टेप जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 3 प्रोसेस हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन, डिहाइड्रोजनेशन एंड हाइड्रेशन। तो आपको केवल बस राइट 3-4 बार लिखिए आप पेपर पे, खुद ब खुद आप माइंड में सेट हो जाएगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो एंड प्रोडक्ट पायरुवेट बना है उसका फेट ऑफ पायरुविक एसिड या फेट ऑफ पायरुवेट की बात करेंगे। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में पायरुवेट तो बन गया, अब ये कहाँ कहाँ किस किस पाथवे में जा सकता है, किस किस कंडीशन में जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।